स्वागत है आपका एसएच क्लासेस में। जैसा कि पता होगा दोस्तों, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम आप लोग का यहाँ पे 7 अगस्त से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और आप लोग का यहाँ पे सिलेबस चेंज कर दिया गया है। उसी को देखते हुए ये है बिहार पुलिस का सिलेक्शन किट। इसके बारे में थोड़ी सी देर में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले जो इस वीडियो में खास बात होने वाला है, जो आपका सिलेबस चेंज किया गया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम 7 तारीख से होने वाला है उसके लिए क्लास 9 का टोटल जो चीज़ें दिए गए हैं सिलेबस, नया सिलेबस के अनुसार, उसको एक वीडियो में, इस मास्टर वीडियो में हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगर कि आप सिलेबस में आइएगा तो सिलेबस क्या चीज़ दिया गया है, तो मैं आपको एक बार सिलेबस दिखाने की कोशिश करता हूं। जैसे ही सिलेबस में आइएगा, अगर कि आपके पास बिहार पुलिस का सिलेबस होगा तो उसको डाउनलोड कर लीजिए, या तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, सिलेबस को मैंने वहाँ पर सेंड कर दिया गया है, कर दिए हैं। ठीक है, जैसे ही आइएगा आपका हिस्ट्री में जो यहाँ पे सिलेबस दिया गया है कि क्लास 9 से सवाल पूछेगा। क्लास 9 में देख लीजिए कौन कौन सा चैप्टर इसमें देखने को मिलते हैं। जो आपका सिलेबस दिया गया है, भौगोलिक खोजें हैं, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम है, फ्रांस की क्रांति है, उसके बाद यहाँ पे नाजीवाद, प्रथम विश्व युद्ध एवं द्वितीय विश्व युद्ध है, और उसके बाद देखिएगा तो आदिवासी समाज और उपनिवेशवाद है। और चैप्टर यहाँ पे इकाई 7 में जो आपका सिलेबस दिया गया है, कृषि और खेतिहर समाज दिया गया है। और यहाँ पे 8 में देखिएगा तो शांति का प्रयास दिया गया है। यानी कि टोटल चैप्टर नंबर देखिएगा तो 8 चैप्टर्स दिए गए हैं क्लास 9 से, जो कि आपका बिहार पुलिस के सिलेबस में दिए गए हैं। ठीक है, तो उसी को आज यहाँ पे टोटल मैं यहाँ पे क्लियर कराने की कोशिश करता हूँ। एक एक करके अगर के आप देखिएगा तो यहाँ पे इस वीडियो में मैंने क्या क्या कवर किए हैं। यहाँ पे भौगोलिक खोजें, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की क्रांति, विश्व युद्धों का इतिहास, नाजीवाद, वन्य समाज और उपनिवेशवाद, शांति के प्रयास और कृषि और खेतिहर समाज। यानी कि जो आपका सिलेबस दिया गया है, सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं सारा चीज़ यहाँ पे आपका कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, ये क्लास 9 का मास्टर वीडियो होने वाला है। एक वीडियो में सब कुछ आपको मिल जाएगा, हर एक चैप्टर का एक एक पॉइंट मैंने इस वीडियो में आपको बताए हैं। जैसे ही आइएगा क्लास 9 के चैप्टर्स में, तो आपको यहाँ पे अगर के देखिएगा तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसे ही इसके चैप्टर्स में आइएगा तो ये सारा चैप्टर्स जो मैंने बताया, ये एक एक करके चैप्टर हम इस वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। आई होप कि आप बातें समझ गए होंगे। जैसे कि पता होगा, यहाँ पे बीपीएससी ने अपना यहाँ पे सिलेबस चेंज कर दिया है। और यहाँ सॉरी, बीपीएससी मैं बोल रहा हूँ, बिहार पुलिस ने अपना सिलेबस चेंज कर दिया है। और जो भी सिलेबस रखा है वो 9th और 10th के बेसिस के यहाँ पे रखा है। ठीक है, तो उसी को देखते हुए मैं यहाँ पे जो ये वीडियो मास्टर वीडियो होने वाला है, आज जो हिस्ट्री का है वो क्लास 9 का यहाँ पे क्लास 9 का ये होने वाला है। इसके बाद अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। उसके बाद ही यहाँ पे क्लास 10th का मैं 1-2 दिन के अंदर में आपका अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो भी लोग यहाँ पे बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि जो न्यू सिलेबस यहाँ पे जो चेंज हुआ है उसका जो भी स्टडी मटेरियल है उसके अकॉर्डिंग मिल जाए, तो मैं आप लोगों के लेकर आया हूँ बिहार पुलिस का सिलेक्शन किट। इसमें आपको बिहार SCRT यानी कि जो बिहार बोर्ड अपने स्कूलों में पढ़ाती है बुक से, क्लास 9th और 10th में, जैसे कि हो गया साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक, ये सारे चीज़ों का चैप्टर वाइज जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि इस वीडियो में देखिएगा, ये भी PDF इसी में इंक्लूडेड हैं, ये हम आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद जो भी यहाँ पे बिहार बोर्ड अपने स्कूलों में NCERT का बुक पढ़ाती है मैथ के लिए, 9th और 10th का चैप्टर वाइज जो भी आपका वहाँ पे सिलेबस में दिए गए हैं, और कि मैं आपको ऊपर में सिलेबस दिखाना चाहें तो ये सब जो चीज़ आप लोग देख रहे हैं, संख्यांकी हो गया, नियामक ज्यामिति हो गया, ये सारा चीज़, संख्या पत्ती हो गया, ये सब आपको क्लास 9th में देखने को मिलते हैं। तो इसका भी चैप्टर वाइज मैं आप लोग को यहाँ पे PDF प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि वहाँ पे कोई भी टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम्स है तो वहाँ पे आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। इसमें किस तरीके से रहेंगे कि सारा जो भी यहाँ पे आपका फार्मूलाज वगैरह हो गए, जो भी आपका यहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह चैप्टर में दिए गए हैं, या एग्जाम्पल में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, या जो थ्योरी है, सारा कुछ यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद बिहार पुलिस और बिहार SI का अब तक जो भी परीक्षाएं हुए हैं, सारे चीज़ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस MC वाइज के फॉर्म में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि यहाँ से आप देख पा सकेंगे कि आपका कैसा सवाल पूछा जाता है यहाँ पे बिहार पुलिस में। ठीक है, उसके बाद 500 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर रहेंगे, जो कि 23 और 24 के रहेंगे। यहाँ पे जून 2023 से लेकर जुलाई 2024 तक ये रहेंगे। उसके बाद टॉप 800 मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर MCQs के तौर पर रहेंगे, जो कि जनवरी 2024 से लेकर यहाँ पे जुलाई 2024 तक होने वाले हैं ये चीज़। ठीक है, तो जिनको भी चाहिए होगा ये बिहार पुलिस का सिलेक्शन किट, ये दिए गए नंबर पे 9176800345 पर हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं, और मात्र इसको 399 में ले सकते हैं। बाकी क्लास को स्टार्ट करते हैं, एक एक चीज़ को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। ठीक है,
जैसे ही क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 में आइएगा जिसका नाम है भौगोलिक खोजें, तो इसमें से देख लेते हैं क्या कुछ यहाँ पे आपका एग्जाम में पूछने वाला सवाल दिया गया है। सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि पुर्तगाली यात्री जो मार्को पोलो था वो अपनी यात्रा वृतांत में विजयनगर साम्राज्य का यहाँ पे वर्णन करता है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स आपके बुक्स में दिए गए हैं। वही अगर दूसरा पॉइंट में देखिएगा यहाँ पे कुस्तुतुनिया के बारे में दिया गया है कि कुस्तुतुनिया पर ना 1453 ईस्वी में तुर्की का यहाँ पे अधिकार हो गया था, जो कि आपका बुक्स में दिया गया है। एक एक चीज मैंने पढ़ने के बाद ये नोट्स बनाए हैं जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला पॉइंट है यहाँ पे कि करवाल जहाज का निर्माण पुर्तगालियों ने किया था, जो हल्के किस्म का जहाज था और तेज से चाल से ये चलते थे। आप लोग याद रखिएगा, सवाल ऐसे पूछेगा आपसे कि करावाल क्या था, या तो करावाल जहाज का निर्माण किसने किया था, इस टाइप से आपसे सवाल पूछ सकता है, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि 1488 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री जो था बार्थोलोम्यू डियाज अफ्रीका के पश्चिमी तट होते हुए दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु यहाँ पे देखिएगा तो उत्तर मासा अंतरिक्ष जिसको केप ऑफ गुड होप की खोज किया था। आपसे सवाल ये भी पूछ सकता है कि केप ऑफ गुड होप कहाँ पे है, तो दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु है। साथ ही साथ ये पूछ सकता है कि केप ऑफ गुड होप की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो बार्थोलोम्यू डिवार्ज के द्वारा किया गया था 1488 ईस्वी में। तो एक एक पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट जो है इसमें कि 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा अमेरिका का खोज किया गया था, आप लोग याद रखिएगा। फिर आता है कि पुर्तगाली यात्री जो यहाँ पे नाविक था वास्को डिगामा ने केप ऑफ गुड होप होते हुए केरल के कालीकट पहुंचा था, और वहां पे जमोरिन का जो स्थानीय शासक था उसका यहाँ पे स्वागत किया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके बुक्स में दिए गए हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है कि भारत पहुंचने से पहले वास्को डिगामा का मुलाकात था ना भारत के व्यापारी अब्दुल मजीद से हुआ था, जिन्होंने भारत आने का मार्ग बताया था, आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आता है यहाँ पे कि 1492 ईस्वी में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, उसे भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा समझा, इसलिए वहाँ के निवासियों को रेड इंडियन कहकर बुलाया था। आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि रेड इंडियन कहाँ के निवासियों को बोला गया था, तो याद रखिएगा ये अमेरिका के लोगों को शुरू बार में बोला गया था। वो समझ लिया था ना कि यही इंडियन है, इसीलिए उनको रेड इंडियन बोला गया था, ठीक है। अमेरिका की खोज किसने की, कोलंबस ने किया था, 1492 ईस्वी में किया था। एक एक पॉइंट आप लोग दिमाग में जेहन में बैठा लीजिए, सवाल यहीं से पूछेगा, सवाल यहीं से पूछेगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, जब एग्जाम हो जाएंगे तो मैं आपको पेपर का एनालिसिस जब कराऊंगा तो उस समय भी आपको पता चल जाएगा। बिहार पुलिस का एग्जाम ना जो अभी न्यू सिलेबस चेंज किया है 9th और 10th, मैक्सिमम सवाल यहीं पे देखने को मिलेंगे, क्योंकि पहला बार ये न्यू सिलेबस पे है, तो ये ज़्यादा कुछ नहीं देगा, वही केवल दे देगा। उसके बाद देखिए आ गया कि बाद में जो स्पेन की नाविक थे जिसका नाम था अमेरिकी वेस्पुसी ने नई दुनिया अर्थात अमेरिका का विस्तार से ढूंढा और एक महाद्वीपीय बताया, इसी के नाम पर इस क्षेत्र का नाम अमेरिका पड़ा, ठीक है। शुरू बार में जो कोलंबस निकला था अमेरिका का खोज कर, भारत का खोज करने, और उसने अमेरिका का खोज कर दिया, ठीक है। बाद में लेकिन जो अमेरिकी वेस्पुसी था इसी के नाम पर मतलब थोड़ा सा अच्छे ढंग से ये खोज करता है और इसी के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ता है, आप लोग याद रखिएगा। 1519 ईस्वी में मैंगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर जहाज से लगाया था, आप लोग याद रखिएगा कब, 1519 ईस्वी में। कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड द्वीपों की खोज किया था। सवाल बहुत बार पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की खोज किसने किया था, तो याद रखिएगा वो कौन खोज किया था, कैप्टन कुक ने किया था। अगला पॉइंट आता है कि सर जॉन्स और सेबास्टिन कैबोट ने न्यू फाउंडलैंड द्वीपों का यहाँ पे पता लगाया था, ठीक है। तो ये दोनों जो पॉइंट मैंने बताए हैं कि न्यू फाउंडलैंड द्वीप का पता किसने लगाया था, तो सर जॉन और सेबास्टिन कैबोट ने लगाया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट के चलते हैं कि इस बुक्स में आप और भी क्या चीज़ दिया गया है, और भी यहाँ पे देखिएगा तो दिया गया है कि भारत में कौन कौन सी कंपनियों का स्थापना हुआ था, कब हुआ था, तो ये दिया गया था। तो याद रखिएगा पुर्तगालियों का आगमन जो भारत में हुआ था 1498 ईस्वी में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आगमन हुआ था भारत में वो 1600 ईस्वी में हुआ था। फ्रांसीसी का यहाँ पे आगमन जो हुआ था 1664 ईस्वी में हुआ था, और डेनिश का जो आगमन हुआ था 1616 ईस्वी में हुआ था, और स्वीडिश का जो आगमन हुआ था 1731 में हुआ था। ये जो आपका बुक्स में पॉइंट यही चीज दिया गया है। उसके बाद देखिएगा जब ये बुक्स का मतलब ये चैप्टर खत्म होते हैं तो चैप्टर के लास्ट में कुछ एमसीक्यूज दिए होते हैं, उस एमसीक्यूज को हम आपको बताते चलते हैं कि यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि वास्को डिगामा कहाँ का यात्री निवासी था या यात्री था, तो ये पुर्तगाल का था, पता होना चाहिए।
यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किससे सीखा था? तो ये जो सीखा था वो अरबों से सीखा था। और उत्तर महासागरीय जिसे केप ऑफ गुड होप कहा जाता है, जो कि दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, की खोज किसने किया था? तब बार्थोलोम्यू डियाज ने खुद किया था। मैंने यहाँ पे बता दिया कब किया था, तो 1488 ईस्वी में किया था। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा, रट्टा मार लीजिएगा, मैं जो दूंगा सवाल इसी में से आएंगे, इतना मैं बोल रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद आता है कि अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई? ये जो अमेरिका का खोज किया गया था ना, 1492 ईस्वी में यहाँ पे अमेरिको वेस्पुसी के द्वारा, जैसे कि मैंने बताया, ये किया गया था। 1492 नहीं, सॉरी, अमेरिको वेस्पुसी के नाम पर ये पड़ा था। सबसे शुरू बार में जो खोज किया गया था ये कोलंबस के में किया गया था, जो कि मैंने यहाँ पे अभी आपको बताया। ठीक है। कुस्तुतुनिया का पतन कब हुआ था? तो जो कुस्तुतुनिया का पतन हुआ था यहाँ पे 1453 ईस्वी में हुआ था, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया। इस पे तुर्की का यहाँ पे अधिपत्य हो गया था। ठीक है। और विश्व का चक्कर लगाने वाला सर्वप्रथम यात्री कौन था? तो वह था मैगलन था। 9-10 का चैप्टर नंबर 1 से अगर के सवाल इससे आपका पूछता है, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए जो सिलेबस इसका दिया गया है यहाँ पे क्लास 9 से, तो इसमें से अगर आपका सवाल पूछता है ना भौगोलिक खोजों से, जो मैंने पढ़ा दिया ना सवाल उसी से बनेंगे, आप लोग याद रखिएगा। इसीलिए जो भी मैंने पढ़ा रहा हूँ, जिनको भी नोट्स चाहिए होगा, नोट्स लेकर अच्छे से रट्टा मार लीजिए। 10 दिनों में आपका मार्क्स अगर के अब मान के चलिए अभी 60-70 आते होंगे, तो आराम से मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से 10-15 नंबर आपके बढ़ने वाले हैं मार्क्स। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट चलते हैं, अगला यहाँ पे पॉइंट नहीं, अगला चैप्टर्स। आगे चैप्टर्स यहाँ पे देखिएगा, जिसका नाम है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है। तो देख लेते हैं कि आखिर बिहार एससीईआरटी बुक्स में क्या दिया गया है भारतीय अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। जिनको भी नोट्स चाहिए, ये जो नंबर दिखाई दे रहा है इस पर हमको व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ठीक है। यहाँ पे देखिएगा तो सबसे पहला पॉइंट है कि उत्तरी अमेरिका का जो मुख्य रूप से है वो फ्रांस और इंग्लैंड ने अपना वर्चस्व स्थापित किया। ठीक है। कहाँ पे? तो उत्तरी अमेरिका में। कौन कौन दो देश, ये सवाल पूछा जाता है, फ्रांस और इंग्लैंड, आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक। अगला पॉइंट जो आता है कि 70 वर्षीय युद्ध जो हुआ था वो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में 1756 ईस्वी से लेकर 1763 ईस्वी के बीच में हुआ था, जिसमें यहाँ पे फ्रांस की हार हुआ था। ये एक एक चीज जो मैंने पढ़ा रहा हूँ अच्छे से आप लोग माथा में बैठा लीजिएगा बबुआ। ठीक है। तो सप्तवर्षीय युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में 1756 से लेकर 1763 ईस्वी के ये बीच में हुआ था। ठीक है। अगला पॉइंट जो यहाँ पे दिया गया आपके बुक्स में कि सैमुअल एडम्स जो थे वो प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया था। ये कौन सा क्रांति से संबंधित है नारा? तो वो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है ये नारा, आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है। आपको देखिए अगर का हिस्ट्री से सवाल आपके पेपर्स में आता है तो याद रखिएगा वो वर्ल्ड ही हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा सवाल आएगा, क्योंकि देखिए 9th क्लास में जब आप पढ़ते हैं ना तो मैक्सिमम चीज़ें वहाँ पे, और 10th का भी कुछ चैप्टर आपको वर्ल्ड हिस्ट्री ही दिया गया है उसमें। बाकी अगर के चैप्टर नंबर 4 पढ़ते हैं यानी बिहार एससीईआरटी बुक का यहाँ पे क्लास 10 का, तो उसमें भारत का इतिहास दिया गया है, लेकिन जो ज़्यादा चीज़ें दिया गया है वो वर्ल्ड हिस्ट्री से दिया गया है, इसीलिए सवाल भी आपको वहीं से देखने को मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है कि इंग्लैंड का तत्कालिक प्रधानमंत्री ग्रेनविल ने छात्रों से 65 ईस्वी में 6500 ईस्वी यहाँ पे कुछ इरर है दोस्तों, 6500 नहीं, यहाँ पे स्टाम्प एक्ट पारित किया था। कौन पारित किया था? याद रखिए ग्रेनविल, केवल याद रखिएगा। यहाँ पे कुछ ईस्वी सन में हमको गड़बड़ लग रहा है, टाइपिंग इरर्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे स्टाम्प एक्ट पारित किया था। ठीक है। अगला पॉइंट जो यहाँ पे दिया गया है कि 1776 ईस्वी में थॉमस पेन ने कॉमन सेंस नामक एक लघु पत्रिका का प्रकाशन किया था। कौन? थॉमस पेन ने 1776 ईस्वी में। आप लोग ये सब चीज़ याद रखिएगा। बोस्टन का जो टी पार्टी हुआ था कि घटना जो हुआ था वो 1773 ईस्वी में घटी थी, जिसमें भारत से अमेरिका का चाय ले जाया जा रहा था। ठीक है। कब घटी थी? तो 1773 ईस्वी में। अगला पॉइंट है यहाँ पे कि 4 जुलाई 1776 ईस्वी में फिलाडेल्फिया के दूसरे सम्मेलन में थॉमस जेफरसन द्वारा अमेरिका का स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया गया था। सवाल आपसे पूछेगा कि अमेरिका का स्वतंत्रता घोषणा पत्र किसने जारी किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो थॉमस जेफरसन के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 4 जुलाई 1776 ईस्वी में फिलाडेल्फिया में। उसी समय यहाँ पे अमेरिका आज़ाद होता है। ठीक है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का जो अंत होता है वो 3 फरवरी 1783 ईस्वी में पेरिस के संधि के बाद में ये समाप्त हो जाता है। और 1787 ईस्वी में यहाँ पे देखिएगा तो अमेरिका की संविधान का निर्माण होता है, जो कि यहाँ पे 1789 ईस्वी में लागू होता है। एक एक चीज़ जो है अपने जहन में बैठा लीजिएगा, सवाल आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। अगला जो पॉइंट आपके बुक्स में दिया गया है कि अमेरिका का प्रथम जो राष्ट्रपति बनते हैं वो जॉर्ज वाशिंगटन बनते हैं। ठीक है। और मुक्त व्यापार का सिद्धांत, जो कि लेसेज फेयर भी बोला जाता है, एडम स्मिथ के द्वारा यहाँ पे पारित किया जाता है। याद रखिएगा एडम स्मिथ, यहाँ पे ये नाम याद रखिएगा, सवाल पूछे जाएगा आपसे। और विश्व का
प्रथम लिखित संविधान जो लागू होता है वो अमेरिका में लागू होता है। कब लागू होता है? 1789 ईस्वी में लागू होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला पॉइंट दिया गया है कि शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत जो दिया गया था वो मॉन्टेग्यू के द्वारा दिया गया था। ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है, बीपीएससी बोल रहा हूँ, बिहार पुलिस के द्वारा। तो हो सकता है ये सवाल भी आपको देखने को मिले। ठीक है, अब यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 2 समाप्त होता है और इसमें देख लेते हैं कि क्या कुछ आपका यहाँ पे इंपोर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है, पहला जो सवाल आपके बुक्स में दिए गए हैं कि अमेरिका की राजधानी कहाँ पर है, तो जो अमेरिका की राजधानी है ना ये वाशिंगटन में है। कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? तो ये जो कॉमन सेंस की रचना किया गया था थॉमस पेन के द्वारा किया गया था, जैसे कि मैंने ऊपर में बताएं। स्टाम्प एक्ट कब पारित किया गया था? तो स्टाम्प एक्ट 1767 ईस्वी में पारित किया गया था, जो कि मैं यहाँ पे आपको बताना भूल गया था, जो कि ऊपर में थोड़ा सा यहाँ पे इरर्स टाइपिंग में थे, तो यहाँ पे आप लोग कर लीजिएगा। कब किया गया था? 1767 ईस्वी में यहाँ पे किया गया था। ठीक है, स्टाम्प एक्ट पारित। ठीक है, अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट में जैसे ही आइएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, जो कि यहाँ पे पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि अमेरिका का स्वतंत्र संविधान कब लागू हुआ था दोस्तों? तो ये जो लागू हुआ था ना 1789 ईस्वी में लागू हुआ था। आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ था? तो यही 1789 ईस्वी में यहाँ पे अमेरिका में लागू हुआ था। आप लोग याद रखिएगा। किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली थी? तो जैसे कि मैंने बताया, जो यहाँ पे पेरिस के संधि हुआ था, पेरिस के संधि के बाद में ये चीज यहाँ पे हुआ था। ठीक है, पेरिस की संधि कब हुआ था? तो 1783 ईस्वी में। आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा एक एक चीजों को। ठीक है, अगला आता है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका की सेनापति कौन था? तो जो अमेरिका का सेनापति था वो था जॉर्ज वाशिंगटन। वही यहाँ पे अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति भी बनते हैं, जॉर्ज वाशिंगटन। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। यहाँ पे मैं आपको चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को क्लियर करा दिया। नेक्स्ट जो पार्ट आएंगे उसमें यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये दिया गया है। पहला जो इकाई था यहाँ पे भौगोलिक खोजें और दूसरा जो था अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, इसने मैं आपको पढ़ा दिया हूँ। आज का वीडियो जो होने वाला है इसमें जो आपका अगला यहाँ पे टॉपिक्स दिया गया है, फ्रांस की क्रांति और यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध, ये दोनों चैप्टर्स हम पढ़ेंगे आज के इस क्लास में। ठीक है, तो अगर चैनल पे नए हैं तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। देखिए यहाँ पे जैसे कि ये क्लास 9 का अगर का हिस्ट्री आप लोग को नजर आ रहा होगा, तो इसमें हम यहाँ पे भौगोलिक खोजें पढ़ लिए थे, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम पढ़ लिए थे। आज जो पढ़ेंगे यहाँ पे फ्रांस की क्रांति पढ़ेंगे और प्रथम विश्व युद्ध और सेकेंड विश्व युद्ध पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे नाजीवाद पढ़ेंगे, जैसा कि आप यहाँ पे आपका सिलेबस में दिया गया है। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। जैसे ही यहाँ पे सबसे पहले आइएगा चैप्टर नंबर 3 में, क्लास 9 के हिस्ट्री में, जो कि बिहार एससीईआरटी में दिया गया है, उसका नाम है फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति की जो शुरुआत हुआ था दोस्तों 1789 ईस्वी में हुआ था, जिसका जो प्रमुख नारा जो था ना वो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता था। आप लोग याद रखिएगा, सवाल दो तरीके से पूछे जाते हैं। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता किस क्रांति का नारा था? तो वो था फ्रांस की क्रांति का नारा था। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में हुई थी। दोनों आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे एक पूछा जाता है कि लुई 16वां जो था फ्रांस की राजगद्दी पर कब बैठा था? तो याद रखिएगा ये जो बैठा था ये 1774 ईस्वी में बैठा था। साथ ही साथ लुई 14वां जो था एक निरंकुश शासन था, ठीक है, जिसका नारा था मैं ही राज्य हूँ। इस सवाल बार बार पूछा जाता है कि मैं ही राज्य हूँ किसका नारा था। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हम बताना चाहें आपको कि जैसे कि पता होगा यहाँ पे जो बिहार पुलिस के इस बार का एग्जाम हो रहा है वो टोटली यहाँ पे चेंज सिलेबस पर आपका एग्जाम हो रहा है और इतना समय है नहीं कि आपको यहाँ पे एक एक चीज़ करके पढ़ा दिया जाए। तो उसी को देखते हुए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बिहार पुलिस सिलेक्शन किट। इसमें जो भी न्यू सिलेबस आपका दिया गया है, जैसे कि 9 और 10 पर जो आधारित सिलेबस दिया गया है, उसमें मैं सारा का सारा आपको यहाँ पे जैसे कि आप जो नोट्स पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहा हूँ आपको, उसी तरीक़े से आपका सारा नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। जो रहने वाले हैं साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, क्लास 9th और 10th चैप्टर वाइज नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे ये चीज़ देख रहे होंगे। ये नोट्स भी इसमें शामिल है, इसमें आपको मैं दूंगा। ठीक है, तो इसको पढ़ने के बाद ना देखिएगा, जब आप ये पढ़ लीजिएगा तो आपका एग्जाम में ना मैक्सिमम सवाल इसी से देखने को मिलेंगे, क्योंकि देखिए अभी इसका सिलेबस चेंज किया है तो चाहेगा आयोग की जो भी चीज़ें हम दें अपना सिलेबस में ही दें, तो आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। साथ ही साथ इस सिलेक्शन किट में बिहार पुलिस और बिहार एसआई का जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसका हम आपको एमसी के रूप में पीडीएफ दे देंगे, ताकि आप 10 दिन में प्रैक्टिस कर लीजिए। साथ ही साथ 500 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर रहेंगे 1 साल का, और 800 जो मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर रहेंगे जो कि रहेंगे आपका यहाँ पे जनवरी से लेकर जुलाई 2024 का रहेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो जिनको भी ये नोट्स
कंप्लीट सिलेक्शन किट चाहिए, दिए गए नंबर पर 9176800345 पर हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। और मात्र अभी लेना चाहते हैं इस किट को तो 399 में ले सकते हैं। इसको पढ़ने के बाद ना आपका मार्क्स ऑटोमेटिक 75 नंबर में बोल रहा हूँ, 60 प्लस मार्क्स यहाँ से लेकर आप आ जाइएगा ईजी तौर पे। ठीक है, तो चलिए अपने क्लास के ऊपर चलते हैं। अगला जो यहाँ पे पॉइंट दिया गया है कि फ्रांस का राजा के निरंकुशता पर अंकुश लगाने के लिए, क्योंकि देखिए फ्रांस का जो राजा था उस समय बहुत ही निरंकुश था, प्रजा का नहीं सुनता था, तो उसको अंकुश लगाने के लिए ना वहाँ के लोगों के द्वारा पार्लवा नामक संस्था की स्थापना किया गया था। ये जो पार्लवा संस्था था, फ्रांस में कुल यहाँ पे 17 संस्था ऐसी यहाँ पे स्थापना किया गया था। ठीक है, और उसके बाद फ्रांस में 3 वर्गों में यहाँ पे समाज, जो फ्रांसीसी समाज था उसको 3 स्टेट में बांटा गया था। जो प्रथम स्टेट था उसमें जो पुजारी वगैरह होते थे, प्रीस्ट वगैरह जो होते थे या जिसको पादरी बोलते हैं वो आते थे। और जो द्वितीय स्टेट था उसमें अभिजात वर्ग आते थे, यानी कि जो कुलीन वर्ग होते हैं उन वो आते थे। ठीक है, और जो तीसरा स्टेट था ना, तीसरा स्टेट में बड़े व्यापारी, बड़े बिजनेसमैन आते थे, शिक्षित लोग आते थे। तो ये 3 स्टेट में वहाँ पे विभाजित था। ठीक है, और सबसे एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है कि बरसाए का राजमहल कहाँ पे स्थित है, तो याद रखिएगा ये फ्रांस में स्थित था। ठीक है, उसके बाद फ्रांस की क्रांति का जो सबसे महत्वपूर्ण नारा था वो समानता था। जैसे कि देखिए फ्रांस की क्रांति का तो स्टार्टिंग में ही मैं नारा बता दिया आपका कि इसका जो नारा था कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुता था। अगर उसमें से भी कोई एक आपको ऑप्शंस चूज करना पड़े तो याद रखिएगा वहाँ पे आप लोग समानता चूज कीजिएगा। ठीक है, कर वसूलने का काम जो करते थे वहाँ पे पूंजीपति करते थे उस समय, और टैक्स इससे फार्मर कहे जाते थे जो ये टैक्स वसूलते थे। ठीक है, और फ्रांस के किसानों को भूमि कर देना पड़ता था और धार्मिक कर देना पड़ता था। ठीक है, और ये दोनों करों का जो नाम था ना वो अलग अलग था। जो टैले था वो भूमि कर था और जो तीठे था ना वो यहाँ पे धार्मिक कर था। आप ये दोनों अच्छे से याद रखिएगा। फिर आता है कि फ्रांस में बिना अभियोग के गिरफ्तारी वारंट होता था, जिसे लेटेस्ट कैसेट बोला जाता था। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है कि मॉन्टेस्क्यू के एक बुक्स पूछा जाता है कि जो लॉ ऑफ स्पिरिट नामक बुक जो लिखा है वो किसने लिखा है, तो याद रखिएगा वो मॉन्टेस्क्यू ने लिखा है। विधि की आत्मा इसका हिंदी होता है। इसमें जो था कि सरकार के 3 अंगों का वर्णन किया गया था तथा यहाँ पे शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का घोषणा किया गया था। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, किसके द्वारा, मॉन्टेस्क्यू के द्वारा। ये सवाल बार बार आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स आपके बुक्स में दिए गए हैं कि बृहद ज्ञानकोश यानी कि इनसाइक्लोपीडिया की रचना किसने किया था, तो याद रखिएगा इसकी रचना यहाँ पे दिदरो ने किया था, जिसमें फ्रांस की राजक्रांति के विचार के बारे में लिखा गया था। ये जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं अच्छे से अगर आप पढ़ लेते हैं तो सिलेक्शन होना निश्चिंत है आपका बिहार पुलिस में। ठीक है, उसके बाद इंग्लैंड की जो राजक्रांति हुआ था वो 1688 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। और यहाँ पे एक मिलता है कि फ्रांस का बैस्टिल कारागार को कब तबाह किया गया था, तो याद रखिएगा वो जो तबाह किया गया था 14 जुलाई 1789 ईस्वी को तबाह किया गया था। आप इसको भी याद रखिएगा। फिर अगला पॉइंट जो दिया गया है कि फ्रांस में 14 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब, तो 14 जुलाई को। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। फ्रांस के नेशनल असेंबली ने यहाँ पे कब, तो 27 अगस्त 1789 ईस्वी को मानव और नागरिकों के अधिकार को स्वीकार किया था। स्टार्टिंग में तो वहाँ पे निरंकुश शासन था, वहाँ पे तो जनता का चलता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जब फ्रांस की राजक्रांति होती है उसके बाद से 27 अगस्त 1789 ईस्वी से वहाँ से आम लोगों को भी सुना जाने लगा। ठीक है, उसके बाद जो पॉइंट्स आपके बुक्स में दिए गए हैं कि 1791 ईस्वी में नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप तैयार किया, जिसमें शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया गया। जो कि शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, मॉन्टेस्क्यू के द्वारा लॉ ऑफ स्पिरिट बुक में वहाँ पे प्रकाशित किया गया था। ठीक है, उसके बाद एक जैकोबिन क्लब के बारे में आपके बुक्स में पढ़ता था। जो जैकोबिन क्लब था ना, पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पर रखा गया था ये जैकोबिन क्लब। ठीक है, ये कहाँ पे था, तो पेरिस में था। इसके जो प्रमुख नेता थे याद रखिएगा मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर इसके मुख्य नेता थे। ठीक है, और जो फ्रांस का नया कैलेंडर जो हुआ था, उस जो लागू किया गया था वो 22 सितंबर 1792 ईस्वी में लागू किया गया था। और इसमें जो महीना का नाम था ना, अजीबो गरीब नाम था, ब्रूमेयर, थर्मिडार इत्यादि जो था इसका नाम था। देखिए सवाल आपसे किस तरीका से पूछा जाएगा कि ब्रूमेयर थर्मिडार किसके संबंध है, ऐसे सवाल देगा, या ब्रूमेयर थर्मिडार से क्या समझते हैं, और वहाँ पे दे दिया जाएगा कि फ्रांस का कैलेंडर का
कैलेंडर में महीनों का नाम है, अमेरिका के कैलेंडर का नाम है, या महीनों का नाम है, साल का नाम है, तो आपको जब से नहीं पता रहेगा तो वहाँ पे आप गलत करके आ जाएगा, क्योंकि ये टफ सवाल सब वर्ल्ड हिस्ट्री के आते हैं। अगला आता है यहाँ पे, फ्रांस की महिलाओं ने द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन नामक संस्था की स्थापना की, जिसका जो प्रमुख नेता थे ओलंबद दे गुज नामक नेत्री थी, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या था ना, फ्रांस में महिलाओं को यहाँ पे वोट देने का अधिकार नहीं था, केवल और केवल वहाँ पे मतलब पुरुष वोट देते थे, तो उसको मताधिकार यहाँ पे महिलाओं को 1946 ईस्वी में प्राप्त होता है, जो कि वीवीआई होता है, सवाल आपसे पूछा जाता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला जो यहाँ पे पॉइंट दिया गया है कि 1882 ईस्वी में इंग्लैंड में संसदीय सुधार अधिनियम पारित किया गया, कब? 1832 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के बाद यहाँ पे बुर्जुआई क्रांति की मतलब शुरुआत होती है। एक तरह से समझिए ना कि जो फ्रांसीसी क्रांति है 1789 ईस्वी में, उसी को यहाँ पे मध्यवर्गीय यानी कि बुर्जुआई क्रांति भी कहा जाने लगा, क्योंकि जो फ्रांसीसी क्रांति के जो मेन रोल में थे वो मिडिल क्लास के लोग थे, इसीलिए यहाँ पे बुर्जुआई क्रांति भी यानी कि मध्यवर्गीय क्रांति भी कहा गया। हो सकता है सवाल आपसे ये भी पूछा जाए कि किस क्रांति को मध्यवर्गीय क्रांति या बुर्जुआई क्रांति कहा गया, तो वो फ्रांसीसी क्रांति को कहा गया, आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे इस चैप्टर का एंड होता है और इसमें देख लेते हैं क्या कुछ आपका वीवीआई पॉइंट्स दिए गए हैं। फ्रांस की क्रांति कब हुआ, तो ये जो हुआ था 1789 ईस्वी में हुआ था। बैस्टिल का पतन कब हुआ, यानी कि बैस्टिल जो था फ्रांस का एक कारागार था, तो उसका पतन जो हुआ था दोस्तों वो 14 जुलाई 1789 ईस्वी में हुआ था, आपको इसको भी याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वाल्टेयर क्या था, तो वाल्टेयर एक लेखक था, याद रखिएगा, और रूसो की किस सिद्धांत का समर्थक था, तो जो रूसो का यहाँ पे सिद्धांत था ना, वो जनता की इच्छा का सिद्धांत था उसका, कि मतलब जनता खुश तो सब खुश, ठीक है। मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी, मैंने ऊपर भी बताया कि लॉ ऑफ स्पिरिट यानी कि विधि की आत्मा, यहाँ पे पुस्तक लिखी, ये तो वीवीआई है। हो सकता है अगर सवाल इस टॉपिक से बने तो यही सवाल आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। प्रथम स्टेट में कौन आते थे, तो पादरी आते थे, दूसरे में कोलिन आते थे, और तीसरा में यहाँ पे दार्शनिक लोग आते थे, जो बड़े बिजनेसमैन होते थे, जो एजुकेटेड लोग होते थे, ये आते थे, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारा चीज़ जो मैंने चैप्टर 3 से बताएं वो समझ गए होंगे। अब यहाँ से चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट होता है, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध और सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में पढ़ने को मिलता है। सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बारे में इस टॉपिक में क्या कुछ दिया गया है। कि प्रथम विश्व युद्ध की जो शुरुआत हुआ था, ये तो आप लोग सब लोग जानते होंगे, लुसेंट हो या स्पीडी हो, चट्टा मार गए होंगे सब लोग। तो ये जो हुआ था 1914 से 1918 के बीच में हुआ था, और जो इसका आरंभ हुआ था वो 28 जुलाई 1914 की ईस्वी में हुआ था। और किसका कारण से हुआ था, तो ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के बाद से ये प्रारंभ हुआ था। ये तत्कालिक मेन कारण नहीं था, लेकिन जो मतलब शुरुआत का जो मानते हैं ना कि शुरुआत में कोई कांड हुआ था तबे तो लड़ाई हुआ होगा, तो यही शुरुआती कांड था। तो यहाँ पर भी उतना ये युद्ध भड़का नहीं था। उसके बाद से यहाँ पे देखिएगा ना, तो मित्र राष्ट्र में जो थे यहाँ पे फ्रांस था, ब्रिटेन था, रूस था और जापान थे, और जो धुरी राष्ट्र में थे वो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली आदि शामिल थे। तो यही गुट बना के दोनों लोग लड़ रहे थे, ठीक है। अगस्त में यहाँ पे देखिएगा 4 अगस्त 1914 ईस्वी को ब्रिटेन द्वारा जर्मनी पर आक्रमण से यूरोप की बड़ी शक्तियों के मध्य भी युद्ध आरंभ हो गया। कब, तो 4 अगस्त 1914 ईस्वी में, आप लोग याद रखिएगा, ठीक। ये और अगला पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1912 ईस्वी में जर्मनी ने एक जहाज बनाया। जर्मनी ने एक जहाज बनाया, उस जहाज का नाम क्या था, इम्परेटर नामक जहाज बनाया था, जो कि उस समय का सबसे बड़ा जहाज था, आप लोग याद रखिएगा। आपसे सवाल ऐसे पूछा जा सकता है कि इम्परेटर क्या था, जहाज था या पनडुब्बी था या मारक विमान था, क्या था, तो याद रखिएगा ये एक जहाज था जो कि जर्मनी के द्वारा बनाया गया था 1912 ईस्वी में, ठीक है। अगला जो यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं कि यूरोप में गुटबंदी का जन्मदाता जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क को माना जाता है। किसको माना जाता है, तो बिस्मार्क को माना जाता है। कब, तो यहाँ पे देखिएगा उसने 1879 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया के साथ में यहाँ पे द्वैत संधि किया था। तो ये जो भी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। जर्मनी की चांसलर किसको यहाँ पे बिस्मार्क माना जाता था, गुटबंदी का यहाँ पे जन्मदाता, ठीक है। अगला पॉइंट है कि 1882 ईस्वी में यहाँ पे एक त्रिगुट बना था। ये त्रिगुट में कौन कौन लोग थे, तो एक जर्मनी था, ऑस्ट्रिया हंगरी था और यहाँ पे इटली था। आप लोग याद रखिए कब ये गुट बना था, 1882 ईस्वी में बना था, ठीक है। 1904 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया ने टर्की पर यहाँ पे कब्जा कर लिया था। कब, 1904 ईस्वी में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रथम विश्व युद्ध का सबसे इंपॉर्टेंट अगर पूछेगा ना कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, तो वो आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या था। आप लोग याद रखिएगा, यही सवाल यहीं से सवाल बनते हैं, ये दोनों याद रखिएगा, ठीक है। अगर के यहाँ पे आपसे पूछ दे
कि अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने जनवरी 1918 ईस्वी में शांति के लिए एक 14 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। कि प्रथम विश्व युद्ध में 14 सूत्री कार्यक्रम किसने प्रस्तुत किया था, तो वो अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के द्वारा किया गया था। आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कि वर्साय की मुख्य संधि जो था जर्मनी के साथ में कब हुआ था, तो वर्साय का जो संधि हुआ था 18 जून 1919 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। किसमें, फ्रांस और जर्मनी में, ये दोनों आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला आता है यहाँ पे कि भविष्य में होने वाले विश्व युद्ध को रोकने के लिए राष्ट्र संघ नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना किया गया था। जैसा कि पता होगा कि प्रथम विश्व युद्ध में बहुत ही जान माल की मतलब वहाँ पे हानि हुआ था, तो उसी को देखते हुए 1920 ईस्वी में राष्ट्र संघ नामक एक संस्था बनाया गया था। इस संस्था का नाम मतलब काम यही था कि भविष्य में ऐसा विश्व युद्ध कभी ना हो, लेकिन फिर से द्वितीय विश्व युद्ध हो जाता है और ये जो राष्ट्र संघ संस्था है ये रोक नहीं पाता है राष्ट्र संघ, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में नाजीवाद और फांसीवाद का उदय हुआ और जर्मनी में हिटलर के नेतृत्व में नाजी सरकार बनी तथा फांसीवाद सिद्धांत के आधार पर मुसोलिनी के नेतृत्व में इटली में सरकार बनी, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। साथ ही साथ अगर देखिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध का जो समापन होता है वो 11 नवंबर 1918 ईस्वी को विराम संधि के हस्ताक्षर पर साइन करने के बाद यहाँ पे होता है, ठीक है। तो कब इसका समापन होता है, तो याद रखिएगा, डेट सहित सवाल आपसे पूछेगा कब प्रथम विश्व युद्ध का समापन हुआ, तो 11 नवंबर 1918 ईस्वी में इसका ये समापन हुआ था, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका अगला पॉइंट जिसका नाम है द्वितीय विश्व युद्ध। तो द्वितीय विश्व युद्ध देख लेते हैं क्या कुछ आपके बुक्स में दिया गया है और बिहार पुलिस कहाँ से सवाल पूछ सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध का जो प्रारंभ माना जाता है वो 1 सितंबर 1939 को माना जाता है। ये सवाल तो भर भर के पूछे जा चुके हैं डेट के साथ में। इसका जो मतलब तत्कालिक कारण था वो जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण करना था, आप लोग इसको याद रखिएगा। फिर आता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में ग्रेट ब्रिटेन 3 सितंबर 1939 को सम्मिलित हुआ था। जो ये ब्रिटेन था द्वितीय विश्व युद्ध में स्टार्टिंग से सम्मिलित नहीं था, यह जो सम्मिलित होता है वो 3 सितंबर 1939 को होता है। इस युद्ध में धुरी राज्यों के गुट में बेल्जियम भी सम्मिलित नहीं था, आप लोग याद रखिएगा। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध में इनमें से कौन सा देश धुरी राज्यों में सम्मिलित नहीं थी, तो याद रखिएगा कौन सा था, यहाँ पे बेल्जियम सम्मिलित नहीं था, ठीक है। जो द्वितीय विश्व युद्ध हो रहे थे दोस्तों, वहाँ से सवाल बार बार पूछा जाता है कि उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, तो याद रखिएगा उस समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट थे, ठीक है। और ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो विंस्टन चर्चिल थे। बार बार ये सवाल पूछा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं वही बताना चाहूँगा कि अगर कि आप लोग खुद से तैयारी कर रहे हैं ना और कम समय में चाहते हैं ना कि मैं क्विक रिवीजन जो भी न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़ लूँ और मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो बिहार पुलिस का जो सिलेक्शन किट है ना ये आपके लिए टू द पॉइंट मैंने बनाए हैं। सवाल आपको इसी में से देखने को मिलेंगे, तो जिनको भी चाहिए होगा आप हमारे इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आइएगा अगला पॉइंट जो यहाँ पे दिया गया है कि सोवियत संघ मित्र राष्ट्रों के गुट में 1941 ईस्वी में वहाँ पे शामिल हुए थे। जापान ने 7 दिसंबर 1941 को अमेरिका के पर्ल हार्बर पर यहाँ पे आक्रमण किया था और इस आक्रमण के बाद अमेरिका भी यहाँ पे मित्र राज्यों के पक्ष में यहाँ पे युद्ध में शामिल हो गया था। और यही जो जापान के द्वारा अमेरिका के पर्ल हार्बर पर यहाँ पे आक्रमण किया गया था, इसी के कार्रवाई में यहाँ पे अमेरिका के द्वारा में 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिया जाता है अमेरिका के द्वारा। जो सबसे पहला बम गिराया गया था यानी कि जो हिरोशिमा पर गिराया गया था वो लिटिल बॉय नामक बम गिराया गया था, और जो यहाँ पे नागासाकी पर गिराया गया था दोस्तों वो फैटमैन नामक यहाँ पे परमाणु बम गिराया गया था, तो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पे चलते हैं। जो अगला पॉइंट है कि गेस्टापो जो है हिटलर द्वारा स्थापित एक गुप्तचर एजेंसी का नाम था। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि गेस्टापो जो है गुप्तचर एजेंसी किसके द्वारा स्थापना किया गया था, तो आप बताइए। तो वहाँ पे आपको ऑप्शन दे देगा मुसोलिनी के द्वारा, मेजनी के द्वारा, हिटलर के द्वारा, मांडेस्क्यू के द्वारा, तो वहाँ पे हिटलर आपको सही करके आना होगा, ठीक है। अगला पॉइंट है कि इस युद्ध के बाद में 24 अक्टूबर 1945 को यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। जैसे कि मैंने बताया फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ आपका, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में जो कि संयुक्त
राष्ट्र संघ, बल्कि संयुक्त नहीं, उसमें केवल राष्ट्र संघ था। राष्ट्र संघ नामक संस्था के वहाँ पे स्थापना किया जाता है 1920 ईस्वी में। लेकिन ये इसका जो मुख्य लक्ष्य के तौर पर वहाँ पे रखा गया था कि जो प्रथम विश्व युद्ध होता है कि भविष्य में ऐसा विश्व युद्ध कभी नहीं हो, लेकिन ये फेल हो जाता है और यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वार यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो इसी को देखते हुए सेकेंड वर्ल्ड वार जैसे ही ख़त्म होता है उसके बाद यहाँ पे एक और संस्था की स्थापना होता है जिसको यूएनओ बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ बोलते हैं, ठीक है, जिसका स्थापना यहाँ पे 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला जो यहाँ पे पॉइंट देखिएगा, यहाँ पे दिया गया है कि ब्रिटेन और फ्रांस ने 2 दिन बाद और 3 सितंबर 1940 को जर्मनी के विरुद्ध में युद्ध की घोषणा कर दी थी। कब? यहाँ पे 2 दिन बाद में, यहाँ पे 3 सितंबर। जैसे कि मैंने बताया ना, 1 सितंबर से यहाँ पे युद्ध चालू होता है 1939 में, और 2 दिन के बाद यहाँ पे 2 सितंबर, यहाँ पे उसको 40 नहीं 1939 कीजिएगा, 1939 में जर्मनी के विरुद्ध में यहाँ पे युद्ध में ये भी आ जाता है, ब्रिटेन भी। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पे जो दिया गया है आपका द्वितीय विश्व युद्ध में इस बुक्स में कि 2 सितंबर 1945 को जापान यहाँ पे अपना आत्मसमर्पण कर देता है और इसी के साथ में यहाँ पे युद्ध का समापन हो जाता है। आप लोग इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। परमाणु बम का जो सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था वो यहाँ पे अमेरिका के द्वारा ही किया गया था, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध में किया गया, वो नागासाकी और हिरोशिमा में बम गिराने में। ठीक है, और परमाणु बम का जो पहला परीक्षण किया गया था वो जुलाई 1945 ईस्वी में किया गया था। आप लोग इसको भी याद रखिएगा, जो कि आपका बिहार पुलिस में हो सकता है ये सवाल पूछा जा सके। ठीक है, अब यहाँ से ये चैप्टर दोनों खत्म होते हैं, समाप्त होते हैं, और यहाँ से स्टार्ट होते हैं आपका एमसीक्यू जो कि चैप्टर्स में दिए गए थे। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुआ था? तो ये जो हुआ था मैंने जैसे बताया ऊपर में 1914 ईस्वी में इसका स्टार्ट हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई? तो ये रूस की यहाँ पे हार हुई थी, याद रखिएगा। और 1917 ईस्वी में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था? तो रसिया ही था वो जो अलग हो गया था। ठीक है, वर्साय की संधि के फलस्वरूप इनमें से किस महादेश का मानचित्र बदल गया? तो यानी कि यूरोप का यहाँ पे बदल गया था। ठीक है, त्रिकूट समझौते में कौन सा देश शामिल थे? तो जैसे कि मैंने ऊपर में बताया, जर्मनी था, ऑस्ट्रिया था, इटली था, हंगरी था। तो यहाँ पे ये 3 आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब होता है? तो 1 सितंबर यहाँ पे जो होता है 1939 ईस्वी में होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। फिर जो अगला यहाँ पे जिस चीज़ें दिए गए हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश पराजित हुआ था? तो जो दूसरा देश यहाँ पे था जो जापान था, जापान के आत्मसमर्पण के बाद यहाँ पे ये युद्ध समाप्त हो गया था। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम गिराया गया था, किसके ऊपर जो गिराया गया था? तो यहाँ पे जो पहला हिरोशिमा पर गिराया गया था, कब गया था? 6 अगस्त को गिराया गया था। जो दूसरा जो गिराया गया था 9 अगस्त को गिराया गया था। ठीक है, पहला का जो यहाँ पे नाम था, ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि जो पहला बम गिराया गया था उसके ऊपर में, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर में, उसका नाम क्या था? तो जो पहला का नाम था आप लोग याद रखिएगा, लिटिल बॉय था, जैसे कि मैंने बताया भी, लिटिल बॉय नाम था पहला का। और जो दूसरा का नाम था ना, उसका नाम था फैट मैन नाम था। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आप लोग याद रखिएगा, सवाल आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे फिर अगला जो पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध का यहाँ पे अंत कब हुआ? तो जैसे कि मैंने बताया, जो दूसरा युद्ध का यहाँ पे अंत हुआ था 1945 ईस्वी में हुआ था। अब इसके बाद से ही संयुक्त राष्ट्र संघ नामक संस्था की स्थापना हुआ था। तो यहाँ पे चैप्टर 1 चैप्टर 2 यहाँ पे समाप्त हो जाता है। और यहाँ पे नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर चैप्टर 5 जिसका नाम है नाजीवाद, कौन कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट दिया गया हो। अगर क्या आपका ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर कीजिए, आपका सजेशंस हमारे लिए बूस्टर का काम करता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय। आपका सिलेक्शन तय है। आज जो स्टार्ट होने वाला है नाजीवाद पढ़ाएंगे और उसके बाद वन्य समाज और उपनिवेशवाद पढ़ाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है दोस्तों। तो जो भी लोग आप बिहार पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं, जो कि 7 तारीख से आपका यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है, आप लोग के लिए रामबाण है। ठीक है, तो ये वीडियो को लास्ट तक देखिए तथा वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे क्लास चैप्टर नंबर 5 में आइएगा, क्लास 9 का, जिसका नाम है नाजीवाद, एडोल्फ हिटलर का बारे में इसमें पढ़ने को मिलता है। तो एडोल्फ हिटलर का जो यहाँ पे जन्म हुआ था वो हुआ था, ये सवाल पूछा जाता है इसलिए आपको याद होना चाहिए, 20 अप्रैल 1889 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ऑस्ट्रिया में हुआ था और ब्रोना नामक स्थान में हुआ था। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट आता है कि फासिस्टवाद का उदय इटली में हुआ, जिसका जन्मदाता मुसोलिनी था। और मुसोलिनी ने 1919 ईस्वी में फासिस्ट की स्थापना की थी। उसने एक स्वयंसेवक रास्ता तैयार किया जिसे काली कुर्ती दल यहाँ पे कहा जाता है। तो याद रखिएगा, यहाँ से 3-4 सवाल बनते हैं।
फासिस्टवाद का उदय इटली में किसके द्वारा किया जाता है? तो मुसोलिनी के द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना कब किया गया था? 1919 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। और काली कुर्ती दल का स्थापना किसने किया था? तो वही मुसोलिनी ने किया था। ये जितना भी मैंने बताया VVI है, ठीक है। और मुसोलिनी को ड्यूस के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे पूछा जाता है निम्नलिखित में से किसका ड्यूस नाम था? तो याद रखिएगा वो मुसोलिनी के नाम था, ठीक है। आगे बढ़ने उसके बाद जैसे ही आइएगा अगला पॉइंट जो दिया गया है, हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी में नाजीवाद का उदय हुआ था। याद रखिएगा, आपसे सवाल पूछा जाएगा नाजीवाद का उदय किसके नेतृत्व में हुआ था? तो हिटलर के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। उसके बाद अगला यहाँ पे अगर के पॉइंट देखिएगा तो यहाँ पे दिया गया है कि हिटलर ने नेशनल सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किया था, ठीक है। किसका? नेशनल सोशलिस्ट पार्टी। अपना एग्जाम बिहार पुलिस एग्जाम में दे के आइएगा, और जब देकर आइएगा ना के बाद ये वीडियो आप देखिएगा ना तो पछतावा के सिवा और कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर सवाल इसमें से देखने को मिलेंगे। पहली बार यहाँ पे सिलेबस आपको चेंज किया गया है और सवाल इसी में से देखने को मिलेगा आपका। जैसे कि पता होगा क्लास 9 में जो पढ़ना है केवल वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना है आपको, ठीक है। 1934 के बाद यहाँ पे हिटलर जर्मनी का एकमात्र नेता बन गया जिसका नाम फ्यूरर मतलब फ्यूरर बन गया था, ठीक है। याद रखिएगा, तो यह पूछा जाता है कि फ्यूरर नाम से भी किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा हिटलर को जाना जाता है। ऊपर मैंने बताया ड्यूस के नाम से किसे जाना जाता है? तो मुसोलिनी के जाना जाता है। आप लोग ये दोनों अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है यहाँ पे कि एडोल्फ हिटलर प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के तरफ से लड़ा था। कब? किसके तरफ से? जर्मनी की तरफ से। उसे वीरता के लिए आयरन क्रॉस दिया गया था यहाँ पे जर्मनी का, ठीक है। जर्मनी का रूर प्रदेश जो है दोस्तों वहाँ पे जो है कि जो किसके लिए मतलब विख्यात है? तो औद्योगिक मतलब क्षेत्र के लिए वो विख्यात है रूर प्रदेश। आपसे सवाल यही पूछेगा रूर प्रदेश कहाँ पे पड़ता है? तो याद रखिएगा जर्मनी में पड़ता है। वह एक औद्योगिक क्षेत्र था उस समय का, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट आइएगा तो दिया गया है आपके बुक्स में कि हिटलर ने अपनी आत्मकथा मीन कैंप की रचना जेल में किया था। सवाल आपसे यही पूछेगा। कल मैंने बताया था लॉ ऑफ स्पिरिट की स्थापना मतलब रचना किसने किया था। आज याद रखिएगा मीन कैंप आत्मकथा की। ये देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बिहार पुलिस का, ऑलरेडी यहाँ पे पूछा जा चुका है, तो आपको ये चीज़ें याद होगी जहाँ तक हमको उम्मीद है। अगला पॉइंट यहाँ पे आता है कि हिटलर ने अपना प्रतीक के रूप में स्वास्तिक यहाँ पे अपनाया था। कभी कभी भारत में इसके ऊपर डिबेट छिड़ जाता है कि जो यहाँ पे स्वास्तिक अपनाया जाता है लोगों के द्वारा तो वो बोला जाता है कि उसके से इन्फ्लुएंस होकर ये किया गया है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं। उसका स्वास्तिक में और जो भारत के लोगों के द्वारा जो स्वास्तिक है उसमें थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है यहाँ पे। अगला पॉइंट है यहाँ पे कि राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने 30 जनवरी 1933 को हिटलर को जर्मनी का चांसलर बनाया था। सब याद रखिएगा, यहाँ पे बहुत ही VVI पॉइंट है जो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहली बात जर्मनी का चांसलर यहाँ पे हिटलर कब बना था? 30 जनवरी 1933 ईस्वी में बना था। उस समय राष्ट्रपति कौन था जर्मनी के? तो हिंडनबर्ग थे। आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है यहाँ पे कि नाजीवाद के उदारवाद एवं लोकतंत्र का कट्टर विरोध की अवधारणा थी, क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों इससे ज़्यादा कट्टर अगर के अभी की दुनिया में कोई इंसान होगा तो वो है हिटलर ही था, ठीक है। तो इसी के बारे में बताया जा रहा है जो हिटलर ने गुप्तचर पुलिस का गोस्टापो की स्थापना किया था। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। अगला आता है यहाँ पे कि 1945 ईस्वी में हिटलर ने बर्लिन में अपने बंकर में छुपकर वहाँ पे आत्महत्या कर ली थी। आपको याद होना चाहिए ये पॉइंट भी, ठीक है। अगला जो पॉइंट आपके किताब में दिया गया है कि वैश्विक शांति के लिए 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था। मैंने जब विश्व युद्धों का इतिहास जब पढ़ा रहा था, जब सेकेंड वर्ल्ड वार पढ़ा रहा था, उस समय भी मैंने बताया था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार वहाँ पे समाप्त होता है तो उसके बाद यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किया जाता है। इसका मुख्य जो उद्देश्य होता है कि आगामी विश्व युद्ध को रोकना, यानी कभी ऐसा कोई मामला ना बन जाए कि जिससे से दोबारा ऐसा युद्ध हो जाए। इसी को रोकने के लिए यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया था इसी उद्देश्य के साथ में, ठीक है। अगला नहीं, अब यहाँ से देखिएगा तो ये चैप्टर में इतना ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन रहे थे जितना कि मैंने आपको बता दिए। अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं जो किताब में आपका MCQs दिया गया था, ठीक है। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मैंने बताया आपको कि इनका जो जन्म हुआ था वो जर्मनी में हुआ था। वो कब हुआ था? तो 1889 ईस्वी में हुआ था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। नाजी पार्टी का प्रतीक क्या था? तो ये जो प्रतीक था वो स्वास्तिक था। मीन कैंप की रचना किसने किया था? तो ये हिटलर ने किया था। जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कौन था? तो मैंने बताया आपका जो रूर प्रदेश था वो वहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र था। जर्मनी की मुद्रा का क्या नाम है? तो याद रखिएगा मार्क मुद्रा था। वर्तमान में वहाँ पे यूरोप का ये देश है, इसीलिए वहाँ पर भी यूरो अपना लिया गया है, ठीक है। तो इसमें इतना भी मतलब महत्वपूर्ण पॉइंट थे मैंने आपको बता दिए चैप्टर 5 से नाजीवाद, ठीक है। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 6 आपका।
जिसका नाम है वन्य समाज और उपनिवेशवाद। वन्य समाज मतलब यहाँ पे आदिवासी के बारे में खास करके पढ़ने को मिलता है। भारत में भील सबसे बड़ी जनजाति है, बार बार सवाल पूछा जाता है, जो कि मध्य प्रदेश और गुजरात आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, बिहार पुलिस का तो ये फेवरेट सवाल है, ये भी याद रखिएगा। भील के बाद अगर भारत में कोई दूसरा जनजाति पाया जाता है ना, तो वो गोंड पाया जाता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। ये जो पाए जाते हैं अधिकांशतः मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात, महाराष्ट्र इत्यादि में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा पूछेगा तो यहाँ पे मध्य प्रदेश में मार दीजिएगा आप लोग, ठीक है। डाइट्रिच बैडिस एक नामक जर्मन एक विशेषज्ञ ने 1864 ईस्वी में वन सेवा की स्थापना किया था। किसने किया था? 1864 ईस्वी में वन सेवा की स्थापना डाइट्रिच बैडिस ने, यहाँ पे एक जर्मन विशेषज्ञ थे, इन्होंने किया था। आप लोग याद रखिएगा। अगला जो पॉइंट आपके बुक्स में दिए गए हैं कि सन 1865 में भारतीय वन अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत आदिवासियों के लिए पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दिया गया था। स्टार्टिंग में क्या था कि आदिवासी लोग तो पेड़ में ही निवास, मतलब जंगल में ही निवास करते थे, वही पेड़ पे खाना, रहना, सोना सारा कुछ करते थे, उसका कटाई भी करते थे, सब कुछ करते थे। लेकिन जब भारतीय वन अधिनियम 1865 पारित किया गया दोस्तों, उस समय के बाद उन आदिवासियों को भी यहाँ पे पेड़ों की कटाई से रोक लगा दिया गया कि आप भी यहाँ पे कटाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद पहाड़िया विद्रोह भागलपुर के राजमहल पहाड़ियों में हुई, जिसका प्रमुख जो नेता थे वो तिलक मांझी थे। आप लोग याद रखिएगा, पहाड़िया विद्रोह कहाँ पे हुआ था? भागलपुर में हुआ था, राजमहल की पहाड़ियों में, जिसका जो प्रमुख नेता थे तिलक मांझी थे। एक एक पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ ना, समझिए रामबाण है, सवाल आपको इसी में से देखने को मिलेगा। अगला जो पॉइंट है कि तमार विद्रोह 1789 ईस्वी में छोटा नागपुर के उरांव जनजाति के द्वारा किया गया, जिसका प्रमुख जो नेता थे ना वो भूषण सिंह नेता थे। आप लोग याद रखिएगा तमार विद्रोह कब हुआ था और जिसके नेता कौन थे और कहाँ पे हुआ था, ये खास करके चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। तमार विद्रोह मैंने बताया 1789 ईस्वी में नागपुर में हुआ था, ये उरांव जनजाति के द्वारा किया गया था, इसका जो नेता थे वो भूषण सिंह से। ये वीडियो को परीक्षा देने से जाने से पहले कम से कम 2-3 बार आप लोग हाई स्पीड में करके देख लीजिएगा, क्योंकि जो भी चीज़ें मेरे को लग रहा है ना कि सारा सवाल इसी में से आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सिलेबस चेंज किया गया है और वो भी अंतिम समय में चेंज किया गया है, तो सवाल भी आपको यहीं से देखने को मिल सकते हैं। अगला जो पॉइंट है कि चुआर विद्रोह बंगाल प्रांत के मिदनापुर आदि स्थानों पर हुआ था, जिसका जो नेता थे वो गंगा नारायण थे। आप लोग याद रखिएगा। हो विद्रोह बहुत बार पूछा जाता है कि हो विद्रोह कब हुआ था, तो 1820-21 ईस्वी में हुआ था, नागपुर के सिंहभूम जिला में ये चीज़ें हुआ था, ठीक है। उसके बाद अगला है यहाँ पे कि भूमिज विद्रोह जो हुआ था 1832 ईस्वी में हुआ था, गंगा नारायण के ही नेतृत्व में ये हुआ था, याद रखिएगा। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 ईस्वी में हुआ था, भागलपुर के ये भी राजमहल की पहाड़िया में ही हुआ था, और सिद्धू और कान्हू जो इसके महत्वपूर्ण नेता थे, आपको याद होना चाहिए। अगला जो विद्रोह पूछा जाता है आपसे, मुंडा विद्रोह पूछा जाता है, जो कि 1899 और 1900 में छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में ये हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। फिर आता है कंद विद्रोह। कंद विद्रोह जो हुआ था ये उड़ीसा में हुआ था। बस सवाल आपसे इतना ही पूछा जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट अगर देखिएगा आपके बुक्स में जो दिया गया है कि भारत के संविधान में भारत की जनजातियों को धारा 342 के तहत कमजोर वर्ग का दर्जा देकर उन्हें आरक्षण का व्यवस्था दिया गया है। ये बहुत ही भी ये सवाल आपसे सवाल डायरेक्ट पूछा जाएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत की जनजातियों को आरक्षण देता है, तो याद रखिएगा आर्टिकल 342 के तहत ये दिया गया है। 1952 ईस्वी में भारत सरकार ने नई वन नीति यहाँ पे अपनाता है, याद रखिएगा, और मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन करके 1 नवंबर 2000 ईस्वी को आदिवासी बहुल क्षेत्र का एक पृथक राज्य छत्तीसगढ़ यहाँ बनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में आज भी देखिएगा तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आदिवासी लोग निवास करते हैं। अगला जो पॉइंट यहाँ पे निकल कर आता है कि जो दिया गया है कि इसी तरह यानी कि जो किसी तरह यहाँ पे जो मतलब यहाँ पे जो राज्यों का बंटवारा होता है उसके बारे में बोल रहा है कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार राज्य का पुनर्गठन कर आदिवासी बहुल क्षेत्र झारखंड राज्य का भी यहाँ पे गठन किया जाता है। याद रखिएगा ये जो छत्तीसगढ़ और झारखंड का जो बंटवारा हुआ था, मेन जो मुद्दा था आदिवासी को लेकर बहुल, जैसे आज भी देखिएगा कि झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ होगा, दोनों सटे आपस में सटे हुए राज्य हैं, दोनों मतलब आदिवासी बहुल क्षेत्र राज्य हैं, ठीक है। यहाँ से ये चैप्टर आपका खत्म होता है और देख लेते हैं यहाँ पे
क्या कुछ आपके बुक्स में महत्वपूर्ण एमसीक्यूज दिए गए हैं। ठीक है, पहला सवाल जो दिया गया है कि भारतीय वन अधिनियम कब पारित किया गया, तो वन अधिनियम यहाँ पे 1865 में पारित किया गया। तिलक मांझी का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो ये जो हुआ था 1750 ईस्वी में हुआ था। तमार विद्रोह कब हुआ था दोस्तों, तो ये 1789 ईस्वी में हुआ था। और चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी, तो ये जो चेरो जनजाति ना पलामू जिला झारखंड में जाइएगा तो वहाँ की ये रहने वाली थी। किस जनजाति के शोषण विहीन शासन की स्थापना हेतु साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाया गया था, तो ये जो बनाया गया था कोल जनजाति के लिए बनाया गया था। ठीक है, जैसे कि ऊपर मैंने बताया यहाँ पे कि 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का जो नेता थे वो सिद्धू कान्हू थे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार सवाल पूछा जाता है। अगला यहाँ पे अगर पॉइंट्स दीजिएगा तो कोल विद्रोह की शुरुआत जो हुआ था 1831 ईस्वी में छोटा नागपुर में हुआ था, आपको ये भी जानना चाहिए। उसके बाद है कि बिरसा मुंडा ने ईसाई कमिश्नरियों पर कब हमला किया था, ये सवाल ऑलरेडी यहाँ पे पूछा जा चुका है बिहार पुलिस में, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। कब किया गया था, तो वो किया गया था 25 दिसंबर 1899 को किया गया था, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से चैप्टर नंबर 6 तक समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे चैप्टर नंबर 7 जो है, जो कि यहाँ पे अगर आपका सिलेबस में देखिएगा तो यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलता है कि कृषक, यहाँ पर देखिए दिया गया है कि शांति का प्रयास दिया गया है, और यहाँ पे कृषि और खेतिहर समाज देखेंगे। तो ये जो दोनों टॉपिक्स है ना, ये नेक्स्ट वीडियो यहाँ से स्टार्ट होता है आपका क्लास 9 का हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है शांति का प्रयास। तो देख लेते हैं इस चैप्टर में क्या कुछ आपका यहाँ पे महत्वपूर्ण पॉइंट्स दिए गए हैं, जो कि आपका बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसा कि पता हो, शांति के प्रयास का मतलब यही हुआ कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ और जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, इसके बाद से पूरी दुनिया को किस तरह से एक शांति व्यवस्था में बांधने के लिए बात की जाती है, कैसे कैसे संस्थाओं का यहाँ पे स्थापना किया जाता है, यूएनओ का क्या कार्य होता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्या कार्य होता है, इसी सब के बारे में इसमें पढ़ने को मिलता है। ठीक है, तो विश्व शांति स्थापित करने के उद्देश्य से 10 जून 1920 ईस्वी में अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के द्वारा राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। जैसा कि मैंने प्रथम विश्व युद्ध भी जब बता रहा था तो उस समय भी बताया था कि जब 1918 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध यहाँ पर समापन हुआ था, तो उस समय भी यहाँ पे मतलब प्रयास किया गया था कि इसके बाद से दुनिया में फिर से सेकेंड वर्ल्ड वार ना हो, लेकिन यहाँ पे जो राष्ट्रसंघ होता है वो फेल हो जाता है और द्वितीय विश्व युद्ध भी यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो राष्ट्रसंघ था यानी कि 1920 में जिसका स्थापना हुआ था, उस समय उसमें 31 देश शामिल थे, जो आगे बढ़कर यहाँ पे 60 देश हो गए थे, आप लोग याद रखिएगा। अमेरिकी राष्ट्रसंघ की स्थापना सदस्यों में तो था, परंतु इसमें सदस्यता स्वीकार नहीं था। ठीक है, अमेरिका दोस्तों यहाँ पे जो ये स्थापना हो रहा था राष्ट्रसंघ का, तो उसमें तो ये भाग लिया था, लेकिन उसकी वो सदस्यता स्वीकार नहीं किया था। तो आप लोग याद रखिएगा, ये सवाल पूछा जाता है। अगला पॉइंट जो है कि राष्ट्रसंघ के प्रथम धारा में सदस्य राष्ट्रों की सूची एवं दूसरी धारा में इसके 3 प्रमुख अंगों की चर्चा की गई है, जिसमें है व्यवस्थापिका परिषद और यहाँ पे सचिवालय। देखिए, जब ये खत्म हो जाएंगे, ये चैप्टर 7 जो बताया मैंने, तो इसके बाद जैसे कि मैंने जो आप अगर के जो नॉर्मल से बुक पढ़ते हैं, जैसे कि मान के चलिए जो लूसेंट हो गए या क्राउन का बुक हो गए, तो उसको भी यहाँ पे मैं कवर करा दूंगा यूएनओ के बारे में, क्योंकि उस बुक में भी ना यहाँ पे यूएनओ से सवाल उसमें से देखने को मिलते हैं और थोड़ा सा अच्छे सवाल मिलते हैं, और जितने भी उसकी घटक है, जितने भी उसके अंग है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो गया, तो इस सारे चीज़ों के बारे में सवाल पूछता है कि उसमें कितने मतलब न्यायाधीश होते हैं, उनका कार्यकाल कितना होता है, तो उसको बाद में हम इसमें बताएंगे चैप्टर खत्म होने के बाद। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आदि की स्थापना भी यहाँ पे किया जाता है इसी के अंतर्गत में। ठीक है, असेंबली के प्रत्येक राष्ट्र को एक वोट देने का अधिकार था, और सदन में जो कार्य करने के लिए यहाँ पे जो भाषा चुना गया वो चुना गया फ्रेंच और इंग्लिश चुना गया, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद असेंबली का कार्य जो था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों एवं महासचिवों की नियुक्ति पर अंतिम अनुमोदन करना था। अगर के असेंबली ने यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए किसी को यहाँ पे अनुमोदन कर देता है, और महासचिव के जो भी नियुक्ति होता है, ये सब जो काम था वो असेंबली का काम था, आप लोग इसको याद रखिएगा। फिर आता है यहाँ पे परिषद का काम था, उसमें जो काउंसिल होता था इसकी भूमिका कार्यकारिणी परिषद के रूप में थी, जिसमें 2 तरह के सदस्य थे, और एक जो थे अस्थायी थे और अस्थायी थे। जो इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, इटली हो गए, इसके संस्थापक देश थे, और यह एक अस्थायी देश थे, आप लोग याद रखिएगा। और अस्थायी देशों में 9 छोटे छोटे यहाँ पे राज्य थे जो राष्ट्रसंघ के सदस्य थे। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे सचिवालय। सचिवालय जो था
राष्ट्र संघ के प्रशासनिक कार्य के लिए एक सचिवालय कायम किया गया था, जिसका प्रधान कार्यालय जो था वो जिनेवा में स्थापित किया गया था। इसके अंतर्गत 12 विभाग आते थे। देखिए, ये जो मैं अभी बता रहा हूँ वो एनओ के बारे में बता रहा हूँ, यूएनओ के बारे में नहीं बता रहा हूँ। यूएनओ की जो स्थापना होता है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद होता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो स्थापना होता है वो यहाँ पे राष्ट्र संघ होता है। ठीक है, तो उसी के बारे में ये चल रहा है। यूएनओ अभी आगे में आएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे अगर आइएगा तो दिया गया है पॉइंट्स आपके बुक्स में कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो स्थापना का मेन उद्देश्य रखा गया था कि देश दुनिया में जो भी यहाँ पे राजनीतिक और कूटनीतिक जो विवाद उत्पन्न होंगे उसको यहाँ पे निपटारा करना होगा। ठीक है, अब इसका जो मुख्यालय है वो द हेग में स्थित है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो यहाँ पे मुख्यालय है वो यहाँ पे जिनेवा में स्थित है, आप लोग याद रखिएगा। ये सवाल पूछा जाता है बार बार आईएलओ के बारे में। बहुत सारे विवादों को निपटारे हेतु यहाँ पे राष्ट्र संघ असफल हो जाता है। जैसे कि पता होगा 1920 ईस्वी के बाद इसको स्थापना तो किया गया था कि दुनिया में यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वार न हो, लेकिन ये फेल हो जाता है। ये सारे चीज़ों को अच्छे तरीक़ा से नहीं देख पाता है। ये फेल होने के बाद इसको यहाँ पे ख़त्म कर दिया जाता है और उसको यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध भी स्टार्ट ही हो जाता है। ठीक है, तो यही असफल होने के कारण इसको यहाँ पे समाप्त कर दिया जाता है। उसके बाद 1925 ईस्वी में लोकार्नो की संधि के माध्यम से जर्मनी राष्ट्र संघ में यहाँ पे शामिल होता है। सवाल कभी कभी बहुत बार पूछा जा चुका है कि जो जर्मनी था राष्ट्र संघ में कैसे शामिल हुआ था, तो किस संधि के थ्रू शामिल हुआ था, तो 1925 ईस्वी में लोकार्नो की संधि के थ्रू हुआ था। आई होप कि इतना समझ गए। और यहाँ से जो आपको पढ़ने को मिलता है वो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के बारे में पढ़ने को मिलता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापित करने के लिए दोस्तों यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किया जाता है। ठीक है, जो 1944 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में स्थित एक जगह है डाम्बस्टन, वहीं पे एक बैठक होता है और वहीं पर सबसे पहली बार ये कल्पना किया जाता है ना कि यूएनओ को स्थापना करना चाहिए। जो यूएनओ को स्थापना हुआ था वो हुआ था 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में हुआ था और उसका नामकरण जो किए थे तो अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा किया गया था। आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र संघ में जो था यहाँ पे 111 चार्टर थे, जिसको धारा बोल सकते हैं आप। और इसमें जो सदस्य राष्ट्र की संख्या वर्तमान में है ना वो 193 सदस्य हैं। सबसे लास्ट जो सदस्य हैं 193वां जो सदस्य है वो दक्षिणी सूडान है, जो यहाँ के 2011 में ये शामिल हुआ था। जो भी बात मैं बता रहा हूँ ना एकदम भी ये पॉइंट, ये सवाल आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो यूएनओ में देखिएगा 5 जो अस्थाई सदस्य देश हैं और 10 अस्थाई सदस्य हैं। याद रखिएगा भारत यूएनओ का अस्थाई सदस्य है। ठीक है, अस्थाई देशों में यहाँ पे अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, फ्रांस, रूस और चाइना हो गए। यहाँ पे ये 5 अस्थाई देश हैं। ठीक है, और यूएनओ में यहाँ पे 6 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जिसमें अंग्रेजी, फ्रेंच, इंग्लिश, रूसी, अरबी और स्पेनिश है। याद रखिएगा ये सवाल पूछा जाता है, किस तरीके से पूछा जाता है कि पूछ देगा आपका सवाल में ना कि इनमें से किस भाषा को यूएनओ के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, और इसमें से 3 दे देगा और एक कोई नया भाषा वहाँ पे दे देगा। तो याद रखिएगा। इसके जो यूएनओ के प्रथम महासचिव थे वो ट्रिंगवेली थे और इसके जो वर्तमान में महासचिव है वो एंटोनियो गुटेरस है। एंटोनियो गुटेरस दोस्तों 1 जनवरी 2017 से यहाँ पे बने हुए हैं, जो कि अभी तक वर्तमान में हैं वो। अगला है जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो यूएनओ के अस्थाई सदस्य है ना इनके पास वीटो पावर है, बाकी लोगों के पास वीटो पावर नहीं है। वीटो पावर एक ऐसा पावर है कि 5 में से अगर कोई एक भी सदस्य किसी चीज़ पर वो मतलब नाखुश हो गया, उस पर वोट नहीं करता है, तो वो बिल अच्छा हो या बुरा हो वो बिल स्थगित हो जाना ही हो जाना है। ये समझिए कि जो 5 पावरफुल देश है उन्हीं के पास ये वीटो पावर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है आपका एमसीक्यूज इस चैप्टर का। देखिएगा जो पहला सवाल आपके बुक्स में दिए गए हैं कि राष्ट्र संघ के सचिवालय का प्रधान कार्यालय कहाँ पे है, तो वो न्यूयॉर्क में है। इनमें से कौन सा राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था? यहाँ पे पूछ रहा है राष्ट्र संघ का, तो राष्ट्र संघ ये सदस्य देश में तो अमेरिका शामिल था, लेकिन उसको वहाँ पे सदस्यता नहीं लिया था। ये स्थापना देश में ये शामिल था लेकिन सदस्यता नहीं लिया था, तो इसका राइट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। राष्ट्र संघ की स्थापना का क्या उद्देश्य था? तो भविष्य में युद्ध को रोकना यहाँ पे था। राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? तो 1920 ईस्वी में हुआ था। और संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? तो ये न्यूयॉर्क में अवस्थित है। याद रखिएगा। जो यहाँ पे यूएनओ का जो मतलब यहाँ पे कल्पना किया जाता है कौन सा जगह पे? तो यहाँ पे डॉम्स्टन ऑक्स
बॉक्स यहाँ पे जो मैंने ये बताया ना, तो यहाँ पे ये चीज़ किया गया था, आप लोग याद रखिएगा। और वर्तमान में यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य देश शामिल है, तो वो जो शामिल है 193 देश शामिल हैं, आप लोग याद रखिएगा। जो सबसे लास्ट में मैंने बताया कौन, सूडान कब शामिल हुआ, 2011 में शामिल हुआ। ये जो भी चीज़ें मैंने बताई बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और क्लास 9 से यहाँ पे चैप्टर नंबर 8 में जो आइएगा, और आपका जो बिहार पुलिस का जो यहाँ पे सिलेबस दिया गया है क्लास 9 का, ये सबसे अंतिम चैप्टर है, ठीक है। इसको पढ़ने से पहले हम पढ़ाएंगे आपको जो अभी बताएं यूएनओ के बारे में। वो किताब में तो आपको थोड़ा सा कम सम दिया है, लेकिन अगर कि आपके पास लूसेंट का बुक हो या क्राउन का बुक हो तो हमें अच्छे से दिया गया है, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर भी एक बार आपको रिकॉल करा दूँ। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ के दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने यहाँ पे इसको उन्हीं दोनों के मदद से इसका स्थापना किया गया था। इसका जो स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, याद रखिएगा, ये सैन फ्रांसिस्को शहर में इसका स्थापना किया गया था। इसके चार्टर में जो थे, स्टार्टिंग में तो यहाँ पे 50 देश शामिल थे, लेकिन बाद में बढ़कर यहाँ पे 51 देश हो गए थे। जो 51वां देश था यहाँ पे पोलैंड था, आप लोग याद रखिएगा। अब जो यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ का अभी वर्तमान में मुख्यालय जो स्थित है वो न्यूयॉर्क में स्थित है, जो कि यहाँ पे मैनहट्टन द्वीप पे यहाँ पे स्थित है, आप लोग याद रखिएगा। जैसे कि मैंने बताया इसमें 193 देश है, 193वां जो देश है वो दक्षिणी सूडान है, आप लोग याद रखिएगा। जो इसका राष्ट्रीय ध्वज है यूएनओ का, 1947 में इसे अपनाया गया था, आप लोग याद रखिएगा। और जो इसके संविधान को चार्टर बोला जाता है, चार्टर में जो है यूएनओ के चार्टर में 19 अध्याय हैं और 111 आर्टिकल हैं, यानी कि अनुच्छेद हैं या धाराएं हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, तो इसको याद रखिएगा। यूएनओ के द्वारा यहाँ पे 6 लैंग्वेज को मान्यता दिया गया है। 6 लैंग्वेज में कौन कौन से हैं, अंग्रेजी, रूसी, फ्रेंच, चीनी, स्पेनिश और अरबी हैं, आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे वित्त पोषण, यानी कि जो यूएनओ चलता है, भाई यूएनओ चलाने के लिए पैसा कौन देगा, अकेले तो अमेरिका गवर्नमेंट तो नहीं देगा। अमेरिका में स्थापित हुआ है, इसका मतलब क्या कि सारा पैसा तो अमेरिका नहीं देगा। तो इसमें जो भी सदस्य देश हैं ना, उसमें यहाँ पे व्यय के आधार पे मतलब उन लोग को बांटा गया है कि आपको कितना पैसा देना है। मान के चलिए कि अगर के 100 रुपया यहाँ पे खर्चा आ रहा है चलाने में, तो जो यहाँ पे अधिकतम दे सकता है कोई एक देश, वो 25 रुपया दे सकता है, और जो सबसे कम जो दे सकता है वो 0.01 रुपया दे सकता है। इस हिसाब से यहाँ पे बनाया गया है। तो आप लोग याद रखिएगा, जो यहाँ पे व्यय का वहन है वो 25% और 0.01% है, याद रखिएगा, ठीक है। अब ये जो बजट का अनुमोदन होता है ना, ये महासभा के द्वारा होता है और एक बार में 2 वर्ष के लिए होता है, ठीक है। और इसमें जो शामिल जो 10 देश हैं, वही देश यहाँ पे वहन करती हैं इसका व्यय का। जो सबसे ज़्यादा पैसा देता है वो अमेरिका देता है, यानी कि 22%, और यहाँ पे याद रखिएगा जो भारत देता है वो 0.341% देता है। तो भारत का और बस अमेरिका का, यही दोनों आप लोग याद रखिएगा, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बहुत सारे घटक है, बहुत सारे अंग है, जिसमें महासभा हो गया, सुरक्षा परिषद हो गया, आर्थिक सामाजिक परिषद हो गया, न्यास परिषद हो गया, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय इसके यहाँ पे अंग है। आप लोग एक एक करके मैं यहाँ पे जो से इससे सवाल पूछा जाएगा इन पॉइंट से मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आता है यहाँ पे महासभा, इसका जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क में स्थित है, ठीक है। सभी सदस्य देश इसके सदस्य हैं, जो भी मतलब यूएनओ में यहाँ पे सदस्य हैं वो भी महासभा के भी सदस्य होंगे, ठीक है, याद रखिएगा। अब इसके जो अध्यक्ष अधिवेशन की जो अध्यक्षता करते हैं वो निर्वाचित अध्यक्ष करते हैं, याद रखिएगा ये भी। और जो इसका काम है, यानी कि किसका काम, महासभा का जो काम है, चुनाव कराना, महासचिव की नियुक्ति करना, जो बजट का अनुमोदन मैंने बताया उसका अनुमोदन करना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव करना, और महत्वपूर्ण प्रश्न व प्रकरणों पर निर्णय लेना, नए संगठन या देशों को यहाँ पे इसमें शामिल करना, ये सारा जो काम है ये महासभा का काम है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। महासभा द्वारा प्रत्येक वार्षिक सत्र के प्रारंभ में एक अध्यक्ष, 21 उपाध्यक्ष और 7 मुख्य समितियों का चुनाव किया जाता है। प्रत्येक यहाँ पे जब भी वार्षिक सत्र यहाँ पे प्रारंभ होता है उस समय आप लोग इसको भी याद रखिएगा। फिर जो दूसरा यहाँ पे महत्वपूर्ण अंग है वो है आपका यहाँ पे सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद से नाम ही वो इसको से पता चल रहा होगा, इसका काम ही होगा सुरक्षा करना, यानी विश्व में शांति की स्थापना करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। इसका जो स्थापना हुआ था 1988 में, संयुक्त राष्ट्र ने इस महत्वपूर्ण घटक को नोबेल शांति पुरस्कार दिया जा चुका है, यानी कि दुनिया में शांति फैलाना इसका काम था सुरक्षा परिषद का। इसी को देखते हुए यहाँ पे 1988 ईस्वी में इसको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। सवाल आपसे इस तरीक़ा से पूछा जाएगा कि यूएनओ को किस अंग को यहाँ पे नोबेल पुरस्कार प्राप्त है, तो याद रखिएगा सुरक्षा परिषद को प्राप्त है। कब मिला था, तो 1988 ईस्वी में मिला था, ठीक है। इसका जो मुख्यालय है
सुरक्षा परिषद का, ये इसका न्यूयॉर्क में है। इसमें जो सदस्य हैं वो 15 सदस्य हैं, यानी 5 अस्थायी देश हैं और 10 यहाँ पे अस्थायी देश हैं। अस्थायी देश मैंने पहले भी बता चुके हैं आपको कि ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस और अमेरिका यहाँ पे इसके अस्थायी देश हैं। और अस्थायी देशों में अगर के आइएगा तो उसका जो कार्यकाल होता है ना, 2 वर्षीय कार्यकाल हेतु 2/3 बहुमत के आधार पर यहाँ पे महासभा के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। कौन? जो 10 अस्थायी देश होते हैं, वो जो परमानेंट सदस्य हैं वो तो परमानेंट रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन ये 10 सदस्यों का भी यहाँ पे हमेशा चुनाव होते रहता है। ठीक है। और उसके बाद अस्थाई सदस्यों में सबसे ज़्यादा जो पावरफुल चीज़ इन लोग को प्राप्त है ना, वो वीटो पावर प्राप्त है। वीटो मतलब वीटो एक निषेधाधिकार है। मान के चलिए अगर कि कोई भी फैसला यूएनओ के अंतर्गत में जाता है और यहाँ पे ये चीज़ होता है कि जो यहाँ पे जो कश्मीर का पाक है, मान के चलिए जो पीओके का पास है, ठीक है, जो पीओके का एरिया है, अगर के कोई वहाँ पे पिटिशनर जाता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, ये वहाँ पे केस चलता है कि पीओके भारत का हिस्सा होगा, ठीक है, और के सभी देशों ने यहाँ पे बोल दिया कि ठीक है पीओके के भारत का हिस्सा होगा तो होगा, लेकिन अगर के उसी में एक अस्थाई सदस्य चाइना भी है छोटा, और के ये बोल देगा कि नहीं ये वहाँ पे पाकिस्तान का ये एरिया है, ये भारत में नहीं आ सकता है, तो ये समझिए कि ये जो यहाँ पे जो पिटिशनर यानी कि जो मुद्दा चल रहा था, ये मुद्दा ही खत्म हो जाएगा, वहाँ से ये आगे बढ़ेगा ही नहीं बढ़ेगा। इसीलिए भारत हमेशा यहाँ प्रयासरत रहता है कि यूएनओ के अस्थाई सदस्यों में ये शामिल हो सके। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ये इसका फ़ायदा है। अगला जो पॉइंट है यहाँ पे कि आर्थिक व सामाजिक परिषद जो है इसका एक सदस्य है, इसका जो मेन काम है वो सामाजिक आर्थिक यहाँ पे सहयोग करना। इसका भी जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क में है। इसमें सदस्य संख्या यहाँ पे 54 है, याद रखिएगा, और 3 वर्ष के लिए यहाँ पे महासभा द्वारा ये चयनित होता है। कौन? आर्थिक सामाजिक परिषद। सवाल इससे भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। और इसके जो 1/3 सदस्य हैं प्रति वर्ष यहाँ पे सेवानिवृत्त होते हैं। 1/3 मतलब 54 का 1/3, 18 सदस्य यहाँ पे सेवानिवृत्त होते हैं, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे न्यास परिषद है। न्यास परिषद का जो काम है उसका देखभाल काम करना है। किसको? कि जो द्वितीय विश्व युद्ध के पहले लीग ऑफ नेशन के जो अध्यादेश के अंतर्गत में जो देश आते थे उनको यहाँ पे देखभाल करना है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसका जो यहाँ पे मुख्यालय है न्यूयॉर्क में ही स्थित है, याद रखिएगा। यूएनओ के जितने भी मैक्सिमम सदस्य देश हैं उनका जो यहाँ पे मुख्यालय है ना वो न्यूयॉर्क में ही स्थित है, इसको भी आप लोग याद रखना चाहिए। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से भर भर के सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो यहाँ पे इसका मुख्यालय था कहाँ पे स्थित है, तो वो नीदरलैंड के हेग में स्थित है। और जो बिल्डिंग का नाम है ना वो पीस पैलेस नाम है। पीस पैलेस नामक बिल्डिंग में नीदरलैंड के शहर द हेग में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, इसका जो प्रमुख काम है कि देश दुनिया में जो भी मतलब विवाद वाला काम हो रहा है उसको निपटाना करना, विवादों को ख़त्म करना, यही काम है। इसमें 15 जज होते हैं, इनका कार्यकाल 9 वर्षों के लिए होता है, और जो इसका चयन होता है महासभा के द्वारा चयन होता है। ठीक है, और प्रति वर्ष 1/3 सदस्यों का यहाँ पे चुनाव होता है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसका जो अधिकृत भाषा से सवाल पूछा जाता है कि जो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो भाषा चलता है वो अंग्रेजी और फ्रेंच चलता है और दूसरा कोई भी भाषा नहीं चलता है, याद रखिएगा। ठीक है, न्यायालय के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं और इनका जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्षों का होता है, याद रखिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है बबुआ, कान खोल के सुन लीजिएगा। जो भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है, जो जज होते हैं यानी कि न्यायाधीश मतलब जज जो हेड होते हैं उनका कार्यकाल 9 साल का होता है, और जो इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। ठीक है, तो कनवा खोल कर सुन लेना सब लोग, यही सवाल पूछेगा आपसे। अगला यहाँ पे सचिवालय, इसका जो अंग है सचिवालय का जो यहाँ पे प्रधान होता है वो महासचिव होता है, और इसका जो एक संयुक्त राष्ट्र संघ का ये सचिवालय जो है वो अस्थायी अंग है, और इसका जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क में स्थित है। बस आपको इतना याद रखना है। ठीक है, जो सबसे पहली बार यहाँ पे जो इसके अध्यक्ष बने थे वो ट्रिंगवेली बने थे जो कि नॉर्वे देश के थे, और वर्तमान में जो है यहाँ पे एंटोनियो गुटेरस जो कि पुर्तगाल के हैं वो जनवरी 2017 से अब तक बने हुए हैं। आई होप कि इतना बातें आप लोग समझ गए। ठीक है, उसके बाद जैसा ही अगला चैप्टर में चलिएगा जिसका नाम है कृषि और खेतिहर समाज, चैप्टर नंबर 8। यहाँ से ये पढ़ लेते हैं तो आपका हिस्ट्री का समझिएगा 50% जो आपका सिलेबस है क्लास 9 का यहाँ पे समाप्त हो जाता है। उसके बाद हम 10th क्लास को स्टार्ट करेंगे।
एग्रीकल्चर शब्द लैटिन के दो शब्द एक ग्रुप और कल्चर से बना हुआ है, एग्रो और कल्चर से। तो एग्रोस का अर्थ होता है भूमि और कल्चर का अर्थ होता है जुताई, यानी कि भूमि पर जुताई करना, यानी कि उसको बोना, उसको यहाँ पे एग्रीकल्चर से संबंधित है, याद रखिएगा। कृषि के अंतर्गत खाली यहाँ पे समझिए कि धान गेहूँ पैदा करना ही नहीं आता है। कृषि के अंतर्गत पशुपालन हो गया, वानिकी हो गया, मत्स्य पालन हो गया, ये सारा चीज़ यहाँ पे कृषि के अंतर्गत शामिल होता है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा अच्छे से। अगला आता है कि कृषि की शुरुआत जो हुआ था, कब हुआ था? नवपाषाण काल में ये शुरुआत हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। और सिंधु सभ्यता के लोग गेहूँ, जौ, राई, कपास, मटर आदि अनाज पैदा करते थे। एक एक बतवा याद रखिएगा, इनमें से कौन सा सिंधु सभ्यता में नहीं उपजाया जाता था, इसी सवाल पूछेगा आपसे। कौन कौन पैदा होता था? तो गेहूँ होता था, जौ होता था, राई होता था, कपास, मटर इत्यादि, ये सारा चीज़ आपके यहाँ पे एससीईआरटी बुक्स में दिया गया है। लोथल में चावल उपजाने का अवशेष प्राप्त हुआ है, ये भी पता होना चाहिए। और सबसे पहले कपास पैदा करने का जो श्रेय जाता है वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जाता है। सबसे पहले कपास कहाँ पे हुआ? जोर से बोलिए, जहाँ पे बैठल हैं, उस सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ है, ठीक है। भारत की कुल भूमि का 51% जो भाग है उस पर कृषि होता है, और जहां यह 11% जो भूमि है वो कृषि योग्य भाग है, याद रखिएगा। भारत में 51% भाग पे यहाँ पे कृषि होता है और विश्व के 11% भाग पे कृषि होता है, ये दोनों चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। और कृषि भारत के राष्ट्रीय आय में 35% का योगदान करता है। ये सवाल एक्सपेक्टेड है, हो सकता है आपसे पूछा जा सके, याद रखिएगा। फिर यहाँ से बिहार के बारे में भी कुछ आपको पढ़ने को मिलता है। बिहार की कृषि गहन निर्वाह प्रकार की है, जिसके अंतर्गत 4 फसलें बोई और काटी जाती है। पहला भदई की फसल, रबी फसल, गर्मा फसल, ये 3 मुख्य हैं, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। भदई फसल में जो आता है मक्का, ज्वार, बाजरा, जूट, उड़द, मड़ुआ आदि जो भी यहाँ पे फसल है ये भदई फसल में आते हैं। बाकी जो रबी फसल होती है इसका बुनाई जो होता है अक्टूबर नवंबर में होता है और कटाई जो होता है मार्च अप्रैल में होता है, ठीक है। रबी फसल में जो मुख्य फसलें हैं गेहूं हो गया, चना हो गया, मटर, सरसों हो गया, खेसारी इत्यादि, ये इसका फसल है। गर्मा फसल में जो होते हैं गर्मी के दिनों में जो चीज़ें होते हैं, यानी कि जो मकई हो गया, मूंग हो गया, चना हो गया, आम हो गया, केला, तरबूज, जो ये सब है इसको गर्मा फसल बोलते हैं, आप लोग याद रखिएगा। सवाल आपसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा फसल गर्मा फसल है, तो आपको याद होगा तभी ना मारिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला जो पॉइंट्स दिए गए हैं आपके बुक्स में कि धान की खेती बिहार की सर्व प्रमुख फसल है, जिसके लिए जो जलवायु की ज़रूरत है वो उष्ण आर्द्र जलवायु की ज़रूरत है, और जो तापमान की ज़रूरत है वो 20 डिग्री से लेकर यहाँ पे 120 डिग्री, यहाँ पे 200 डिग्री लिखा हुआ है। हो सकता है कुछ यहाँ पे एरर है दोस्तों, आप लोग एक बार देख लीजिएगा कि धान की खेती के लिए कितना यहाँ पे तापमान की ज़रूरत है, और कमेंट में भी कर दीजिएगा, बाकी लोग भी देख लेंगे, ठीक है। अगला जो पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि भारत के लगभग 70% जनसंख्या पर कृषि पर निर्भर है, यानी कि भारत में जो भी लोग हैं, सब लोग सोच रहे हैं कि हमारा सरकारी नौकरी लग जाए, लेकिन देखो यहाँ पे जो डेटा दिया गया कि भारत में वर्तमान में 70% जो लोग हैं वो कृषि पर ही निर्भर है अभी तक में, ठीक है। अब एक ही प्रकार का फसल उगाने से खेत की उर्वरता शक्ति खत्म हो जाती है, अतः इसके लिए 2 खाद्यान्न फसलों के बीच एक दलहनी कुल का पौधा लगाना फसल चक्र कहलाता है, ठीक है। और दलहनी कुल का पौधे की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की जीवाणु होते हैं, बीबीआई है, आपसे सवाल पूछा जा सकता है। एक ही खेत में मानक समय में 2 या 3 फसल उगाना उसको बोलते हैं मिश्रित खेती बोलते हैं, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। केला का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है बिहार के हाजीपुर में होता है, लीची का मुजफ्फरपुर में होता है, और गन्ना का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है वो पूर्णिया में होता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, जिसमें यहाँ पे 80% आबादी कृषि पर निर्भर है। भारत में तो 70% हो गया, वो ये इंडिया में हो गया, अगर यही बिहार में आइएगा तो बिहार में यहाँ पे 80% जो लोग हैं वो कृषि करते हैं, आपको ये भी जानना चाहिए, याद होना चाहिए। और बिहार के लगभग यहाँ पे 70% भूमि पर कृषि योग्य भूमि है, यहाँ पे कृषि किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट जो दिया गया है कि कृषि को मानसून वर्षा पर निर्भरता के कारण मानसून के साथ जुआ कहा जाता है। किसको? ये सवाल पूछा जा चुका है बहुत पहले भी कि मानसून के साथ जुआ किसे कहा जाता है, तो कृषि को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि भारत की जो कृषि है अधिकतम मानसून पर ही निर्भर करती है, वर्षा के जल पर ही निर्भर करती है, इसीलिए इसको मानसून के साथ जुआ बोलते हैं। और यहाँ पे आपका क्लास
9 का सारा हिस्ट्री समाप्त होता है। तो कैसा लगा क्लास, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। बाकी जिनको भी इसका नोट्स चाहिए या बिहार पुलिस का नोट्स चाहिए, ये दिए गए नंबर पर 9176800345 पर हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। और लास्ट में फिर से आपको मैं एक बार बताना चाहूँगा, अगर कि आपको चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन बिहार पुलिस में 100% हो जाए, जो भी नया सिलेबस है उसको आपको कम समय में अच्छे तरीके से यहाँ पे फाइनल करना है, तो आपको एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए बिहार पुलिस का सिलेक्शन किट। इसमें जो भी आपका सिलेबस दिया गया है, जो भी चेंज सिलेबस दिया गया है बिहार पुलिस का, उसके अकॉर्डिंग सारा स्टडी मटेरियल यहाँ पे रेडी कर दिया गया है। जैसा कि पता होगा, जो आपका सिलेबस किया गया है 9th और 10th पर बेस्ड किया गया है, जो कि बिहार बोर्ड अपने स्कूलों में पढ़वाती है। तो उसी का नोट्स यहाँ पे मिलेंगे, जिसमें आपको शामिल है साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये जो भी बुक्स हैं क्लास 9 और 10 का चैप्टर वाइज, जैसे मैंने ये ख़त्म किए, ऐसे भी बाकी सब्जेक्ट को मिल जाएंगे नोट्स। आपको पढ़ के आप अपना अच्छा खासा वहाँ पे नंबर लेकर आ सकते हैं। अगला जो नोट्स में मिलेंगे आपको NCERT SCERT बुक का, यहाँ पे क्लास 9 और 10 का जो मैथ है, मैथ में जो आपका सिलेबस दिया गया है, उस सिलेबस को यहाँ पे चैप्टर वाइज सोल्यूशन के साथ में सारा कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हो गए, थ्योरी हो गए, ये सारा कुछ उसमें दिया रहेगा। आप लोग वहाँ से अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी बिहार पुलिस और SI का जो भी आज तक एग्जाम हुए हैं 2001 से लेकर अभी तक, लगभग 60-62 सेट बना दिए हैं हम। ये सारा कुछ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे इस किट में। साथ ही साथ 500 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर एक साल के रहेंगे, 800 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करंट अफेयर के रहेंगे। इतना कर लेते हैं तो आप अच्छा खासा नंबर वहाँ पे आपके एग्जाम में लेकर आ जाइएगा। जिनको चाहिए होगा, इस दिए गए नंबर पर 9176800345 पर हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं, और मात्र इस किट को आप 399 में ले सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में। बाय बाय।